जो नीतीश कुमार बिहार का चुनाव हार रहे थे, जो भाजपा बिहार में सरकार बनाने की स्थिति में भी नहीं थी, प्रशांत किशोर ने जिस भाजपा के वोट बैंक में सेंधमारी करके पंगु बना दिया था जदयू भाजपा को, अमित शाह तक को कॉन्फिडेंस नहीं था कि बिहार में एनडीए सरकार बनाने जा रही है। और इसी कारण गिरते पड़ते डरकर सहमकर अमित शाह ने बिहार में नारा दिया, अब की बार 150 पार, सरकार बनाने के लिए 122 सीटें चाहिए और केवल 28 ज़्यादा सीटों का नारा अमित शाह दे रहे थे। सारे न्यूज़ चैनल वाले 130-40 तक ही नीतीश कुमार को देख रहे थे, यानी सरकार बन भी सकती है और बिगड़ भी सकती है। कहा जा रहा था एग्जिट पोल को खरीद लिया गया है, हो सकता है बहुत हद तक ये बात सही भी हो, लेकिन अब की बार एनडीए 200 पार इसका उम्मीद किसी को नहीं था, न तो नीतीश कुमार को था, न भाजपा वालों को था। और ये बात सही है कि नीतीश कुमार चुनाव हारने जा रहे थे क्योंकि सत्ता विरोधी लहर काफ़ी ज़्यादा हो गई थी। इसके अलावा बिहार के सवर्ण मतदाताओं में काफ़ी गुस्सा था, वो चिढ़ रहे थे भाजपा के नाम पे, नीतीश कुमार के नाम पे। युवाओं में भी खास करके चिढ़ हो गई थी नौकरियों को लेकर के, भ्रष्टाचार को लेकर के, और बिहार में घुसखोरी, भ्रष्टाचार, कमीशनखोरी, शराबबंदी को लेकर के दलितों पर तमाम तरह के अत्याचार हो रहे थे। मुसहर जाति के लोग नाराज थे, दुसाध जाति के लोग नाराज थे, पासी जाति के लोग नाराज थे। लेकिन ऐसे में हुआ क्या आखिर अंततः कि नीतीश कुमार और भाजपा 202 सीटों पे जीतते हुए दिखने लगी। सबसे पहले आपको लगेगा कि आखिर ये झूठ बात है, तो ये झूठ नहीं, बिल्कुल अभी जितनी बातें बताई है सारी बातें सही है। जदयू को उम्मीदवार नहीं मिल रहे थे। सवर्ण उम्मीदवारों की बात करें तो जदयू आनाकानी कर रही थी, टिकट देने में डर रही थी, किसी जाति से 5 कैंडिडेट तो किसी जाति से 6 कैंडिडेट। लेकिन जब गिनती होती है और जब सरकार बनने की बात आती है, भाजपा डरी सहमी सीधे सीधे जो 100 सीटें मिलती है बीजेपी को, उसमें से 50 से ज़्यादा सीटें सवर्णों को दे दिया जाता है कि आप यहाँ से चुनाव लड़ो, यहाँ से लड़ो। मैथिली ठाकुर जो राजनीति की ABCD तक नहीं जानती थी, उस मैथिली ठाकुर को सीधे सीधे दरभंगा का जो अलीनगर इलाका है वहाँ से विधायक का कैंडिडेट बना दिया जाता है। मैथिली ठाकुर समझती नहीं है, वो तो समझती है कि हम तो चुनाव हार रहे हैं भाई। किसी को ये चीज़ का अंदाज़ा का पता नहीं था, क्योंकि प्रशांत किशोर भी यहाँ पे आके अपना गुल खिला रहे थे। प्रशांत किशोर 15-17% वोट बैंक की राजनीति बिहार में करने लगे थे। लेकिन ऐसा हुआ अचानक क्या कि ये सारा का सारा वोट बैंक, जिस प्रशांत किशोर को 17-18% वोट बैंक का मालिक समझा जा रहा था, उस प्रशांत किशोर और जनसु राज के प्रत्याशियों को कुल मिलाकर देखें तो बिहार का केवल 0.6% वोट ही मिल पाता है। तो आखिर ये वोट गया कहाँ? तो क्या यही वोट बैंक निर्धारित कर दिया कि नीतीश कुमार ही और भाजपा वाले ही अगले 5 साल तक बिहार के सत्ता पर बैठे रहेंगे? तो ये बात है बिल्कुल हाँ। आपको बता दें कि जनसु राज ने प्रत्याशी मैदान में उतारे थे, पूरा जातीय समीकरण ध्यान रखा था, सारी चीज़ें ध्यान रखी गई थी और इसके बाद प्रत्याशी मैदान में उतार दिए गए थे। लेकिन अंत में हुआ क्या? जनसुराज वालों ने तो कहा है कि अंतिम 3 दिन में हमारा पूरा वोट बैंक भाजपा वालों ने खा चबा गया। भाजपा के दबाव में आकर जनसुराज के प्रत्याशी बैठने लगे थे। इसके बावजूद जनसुराज वाले लड़ाई में दिख रहे थे। लेकिन जैसे ही चुनाव शुरू होती है, खास करके हम बात कर रहे हैं पहले फेज से और दूसरे फेज के बीच के दिनों की बात, अंत में ये पता चलने लगा था कि जनसुराज के कैंडिडेट जीतने नहीं जा रहे हैं। अगर वोटों में काटाकाटी नहीं चलती तो सीधे सीधे जनसुराज वाले भाजपा को काफ़ी सीटों पे डैमेज कर देते। उत्तर बिहार का इलाका तो खास करके एकदम तितर बितर हो जाता। लेकिन जनसुराज के जो समर्थक थे वो ज़्यादातर अगड़ी जातियों से थे, बदलाव की बयार उन्हीं को ज़्यादा पसंद होती है, ये इतिहास रहा है पूरा। अंग्रेज़ों से लेकर के आप देखें तो राजा राम मोहन राय से लेकर के जयप्रकाश नारायण तक, आप तमाम बड़े चेहरों को देखें तो बदलाव की जो बयार है यहीं से शुरू होती है। बिहार में भी वो चीज़ें काम करने लगा था। लेकिन अंत में 2 घटनाएँ ऐसी होती है जो पूरा का पूरा रुख बदल देता है। राजद के जो प्रवक्ता लोग हैं ये सवर्णों को गाली दे रहे थे, तो राजद के तरफ जाने की तो कोई बात थी ही नहीं। इसी बीच में दुलारचंद यादव की हत्या कर दी जाती है। कहा जाता है कि अनंत सिंह ने ये हत्या करा दी है। लेकिन जो शव यात्रा निकलता है, अभी तक बात चुप्पी में थी। किसने कराई, कहाँ से कराई, कैसे कराई, क्यों कराई, ये बात अभी लोग भूल गए थे। इसी बीच में दुलारचंद यादव की शव यात्रा निकलती है। उस शव यात्रा में क्या होता है कि नारा लगता है भूमिहार, बाभन, माधर चोत, बहन चोत। और इसी में क्या होता है कि सीधे सीधे जो खास करके ब्राह्मण और भूमिहार मतदाता थे उनमें गुस्सा आ जाता है
इस विरोध प्रदर्शन में ये भी कहा जा रहा था कि इसके बाद हथियार से फायरिंग भी हुई है, लोगों में भगदड़ भी मचा है दुलार चंद यादव की शव यात्रा के दौरान। और ये एक संदेश दे दिया बिहार में कि अगर इनकी सरकार आ गई, अगर हम प्रशांत किशोर को वोट दिए और तेजस्वी की सरकार आ गई, अगर तेजस्वी को भी वोट दिए, तेजस्वी की सरकार आ गई, तो फिर सवर्णों का वही हाल हो जाएगा जो 90 के दशक में हुआ करता था। अशोक महतो ने बोल भी दिया था कि 90 के दशक को याद करो, भूरा बाल साफ करो। इसने भी सवर्ण मतदाताओं को एक तरह से एकजुट कर दिया। इसके बाद बात आती है जनसुराज के प्रत्याशियों की। अब लोग समझने लगे कि अगर हम जनसुराज को वोट दिए तो नीतीश और भाजपा तो नहीं जीतेंगे, ये तो फिक्स है, लेकिन सरकार बन जाएगी आरजेडी की। ऐसी स्थिति में इन लोगों ने सीधे सीधे सोचा, बूथ पे जाते जाते सोचा है कि क्यों न हम बटन कहीं और दबा दें, ऐसे में हमारा वोट व्यर्थ जाएगा अगर हम जनसुराज को दिए। इसके बाद तमाम जो जनसुराज के जो समर्थक थे, 15-17% जिनकी आबादी थी, उन्होंने सीधे सीधे बटन दबा दिया एनडीए को। वो नहीं देखा कि क्या है, सीधे पूछा यहाँ से कौन है तो तीर को दबा दिया, यहाँ से कौन है बीजेपी तो फूल छाप को दबा दिया। और इस बात का अंदाजा न तो भाजपा को था न जदयू को था। जब वोटिंग होती है तो शाम में 4-5 बजते बजते ये खबर हो जाती है कि जनसुराज का पूरा वोट एनडीए को मिल गया है, और ये बिना किसी मेहनत के, बिना किसी कारण के मिल गया है। वैश्यों में खास एकता दिखी। अति पिछड़ी जातियों का वोट बैंक नीतीश कुमार के साथ था ही था। कुर्मी कुशवाहा इधर उधर हो रहे थे तो कुर्मी तो फिक्स थे, कुशवाहा में जो वोट बट रहा था वो भी ले दे के एनडीए खेमे में ज्यादा की संख्या में पड़ने लगा। अब माहौल बन गया एनडीए का, और इसी का नतीजा हुआ कि सीधे सीधे नीतीश कुमार और एनडीए के खाते में 15 से 20% वोट बैंक बिना मेहनत के ही आ गए। और आ ही नहीं गए बल्कि इसने सीटों में भी तब्दील कर दिया एक बड़े वोट बैंक को। इसी का नतीजा रहा कि एनडीए जो 140, 45, 30 तक घूम रही थी, वो सीधे सीधे 200 का आंकड़ा पार कर दी, और तेजस्वी खेमा सीधे 25 से नीचे पर चला गया। और असली कारण यही है कि जनसुराज के मतदाताओं ने बूथ पे जाते जाते, किसी ने बटन दबाते समय दिमाग काम कर गया, कोई उस दिन सुबह में अपना दिमाग खोल कर वोटिंग कर दिया, और यही का नतीजा रहा कि 130-40 सीटें जीतने वाली पार्टियां सीधे सीधे 200 को पार कर गई। और बिहार का एक बहुत बड़ा जो जन समर्थन है वह नीतीश कुमार के हाथों में, भाजपा के हाथों में एक बार फिर से आ गया। तो कैसी लगी ये समीक्षा आप हमें जरूर बताइएगा। ये बात जरूर 100 से 200% तक सही है कि नीतीश कुमार और भाजपा की इस प्रचंड जीत में जनसुराज के समर्थकों का चुनाव के आखिरी समय आते आते भाजपा और जदयू का बटन दबा देना, चिराग पासवान, जीतन मांझी, उपेंद्र कुशवाहा का बटन दबा देना, उनकी पार्टी के कैंडिडेट को दे देना वोट अपना, ये एक बहुत बड़ा कारण रहा है कि हारते हारते नीतीश जीत गए और फिर से एक बार बिहार में एनडीए की सरकार आई और तेजस्वी के राजनीतिक भविष्य पर एक तरह से विराम चिन्ह या प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। फिर दूसरे वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि आखिर तेजस्वी से लोग क्यों नाराज थे, तेजस्वी की तरफ लोग क्यों नहीं जाना चाह रहे, किसने तेजस्वी की लुटिया डुबोई और किसने तेजस्वी के राजनीतिक भविष्य पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया है। तो आज के लिए इतना ही रहने दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।